क्या आपने कभी रात के साफ आसमान में तारों को देखा है? जब आप उन चमकते हुए तारों को देख रहे होते हैं ना, तो असलियत में आप टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। जी हाँ, आप पास्ट यानी इतिहास में झांक रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तारे हमसे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, उनकी रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। आज जो लाइट हम देख रहे हैं, वो वहाँ से तब चली थी जब शायद धरती पर इंसान थे ही नहीं। लेकिन जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, तो वो हमें तुरंत दिखाई देती हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब ही यही है, धरती पर लाइफ फॉर्म्स के इतिहास की स्टडी करना। फ्लोरा और फौना में लाखों सालों में जो बदलाव आए हैं, उन्हें समझने के लिए हमें यूनिवर्स, तारों और खुद हमारी पृथ्वी के ओरिजिन को समझना होगा। ये साइंस की सबसे लंबी और सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। लाइफ का ओरिजिन इस पूरे यूनिवर्स के इतिहास में एक अनोखी और इकलौती घटना माना जाता है। हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है कि इसके सामने हमारी पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा कण यानी स्पेक जैसी है। हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। इतने बड़े ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के बड़े बड़े झुंड हैं, जिनमें अनगिनत तारे, गैस और धूल के बादल भरे हुए हैं। अब सवाल आता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसे समझाने के लिए आती है द बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि एक बहुत ही जबरदस्त, अकल्पनीय महाविस्फोट यानी सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। इस धमाके के बाद यूनिवर्स फैलने लगा और धीरे धीरे तापमान यानी टेम्परेचर नीचे आने लगा। तापमान कम होने पर सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी। फिर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसें पास आईं, कंडेंस हुईं और आज के यूनिवर्स की अलग अलग गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। रुकिए दोस्तों, एवोल्यूशन की इस कमाल की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट चीज बताने वाला हूं जो नीट के एग्जाम में आपकी रैंक को सीधे आसमान पर पहुंचा देगी। जब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इतनी गहराई से पढ़ रहे हैं, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि पिछले सालों में यहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। और इसके लिए मार्केट में सबसे बेस्ट हथियार आ चुका है, ओसवाल बुक्स की 36 ईयर्स PYQs गाइड। और सबसे अच्छी बात, ये बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आती है। इस बुक की सबसे खास बात जानते हो क्या है? इसमें पिछले 36 सालों के सारे नीट के पेपर्स एकदम परफेक्टली टॉपिक वाइज और ईयर वाइज अरेंज्ड हैं। इसमें एक सुपर यूजफुल ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है, जो आपको साफ साफ दिखाता है कि किस साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। यानी आपको पहले से पता होगा कि कौन सा पैराग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, इसमें 2025 और अभी हाल ही में हुए 2026 के एग्जाम्स का एग्जैक्ट ओरिजिनल पेपर दिया गया है, वो भी एकदम सटीक आंसर की के साथ। और भाई सॉल्यूशंस तो इतने डिटेल में हैं कि कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं। जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, ठीक उसी के नीचे उस टॉपिक की पूरी डेप्थ एनालिसिस दी गई है और वहीं पे समझा दिया गया है कि उस साल वो क्वेश्चन क्यों और कैसे पूछा गया था। प्लस हर चैप्टर के में सुपर कूल माइंड मैप्स हैं, जिससे आप पूरा चैप्टर सिर्फ 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। अगर नीट क्रैक करना है ना, तो ये बुक आपकी टेबल पर होनी ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ग्रैब कर लो। डिस्काउंट सिर्फ लिमिटेड समय के लिए है। चलो वापस आते हैं हमारी कहानी पर। हमारे सोलर सिस्टम की मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। शुरुआती धरती पर कोई एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल था ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ पिघला हुआ लावा था। उस मोल्टन मास में से वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसें बाहर निकली और उन्होंने पूरी सतह को ढक लिया। तभी सूरज से आने वाली खतरनाक यूवी रेज ने पानी यानी H2O को तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस थी, वो स्पेस में एस्केप कर गई यानी उड़ गई। बचे हुए ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ रिएक्ट करके पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन लेयर बनने लगी। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, वाटर वेपर बादलों में बदल गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। ये पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में जा गिरा
जिससे महासागर यानी ओशंस बने। और जानते हो, धरती बनने के पूरे 500 मिलियन साल बाद, यानी लगभग 4 बिलियन साल पहले, आखिरकार लाइफ प्रकट हुई। अब वैज्ञानिकों में बहस छिड़ गई कि लाइफ आई कहां से। कुछ शुरुआती ग्रीक थिंकर्स का मानना था कि लाइफ बाहर के स्पेस से आई है। उन्होंने कहा कि स्पोर्स नाम की लाइफ की यूनिट्स दूसरे प्लैनेट से ट्रैवल करके अर्थ पर आईं। इसका नाम दिया गया पेंसपर्मिया, जिसे आज भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स सच मानते हैं। दूसरी तरफ एक और अजीब थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके मानने वालों का कहना था कि जीवन सड़ी गली चीजों जैसे स्ट्रॉ, कीचड़, मड आदि से अपने आप पैदा हो जाता है। लेकिन फिर आए महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर। उन्होंने बड़े ही सावधानी से किए हुए एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया कि लाइफ सिर्फ पहले से मौजूद लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। उन्होंने प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क में मरे हुए यीस्ट को रखा तो कोई नई लाइफ नहीं बनी, लेकिन जब फ्लास्क को हवा के लिए खुला छोड़ दिया तो मरे हुए यीस्ट के ऊपर नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। इस तरह स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को हमेशा के लिए खारिज कर दिया गया। लेकिन अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं मिला था कि पहली लाइफ कैसे बनी। तब रशिया के ओपेरिन और इंग्लैंड के हाल्डन ने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने प्रपोज किया कि लाइफ का पहला रूप पहले से मौजूद नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए, प्रोटीन आदि से आया होगा। यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने से पहले एक केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, जिसमें इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। उस समय पृथ्वी के हालात बहुत खतरनाक थे। तापमान बहुत ज्यादा था, ज्वालामुखी तूफान यानी वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आते थे और एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, जिसमें मीथेन, CH4 और अमोनिया NH3 की भरमार थी। इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए 1953 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट SL मिलर ने अपनी लैब में हूबहू वैसी ही शुरुआती पृथ्वी जैसी कंडीशंस तैयार की। उन्होंने एक बंद फ्लास्क लिया जिसमें CH4, H2, NH3 और वाटर वेपर भरा। उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड्स की मदद से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी चिंगारियां पैदा की। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें उस फ्लास्क में अमीनो एसिड्स मिले। बाकी वैज्ञानिकों ने भी जब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स और फैट्स मिले। यहां तक कि जब अंतरिक्ष से गिरे मीटियोराइट्स यानी उल्का पिंडों के कंटेंट को एनालाइज किया गया तो उसमें भी ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। इससे यह साबित हो गया कि स्पेस में भी ऐसी ही प्रोसेस चल रही हैं। इस पुख्ता सबूत के बाद केमिकल एवोल्यूशन को पूरी तरह से मान लिया गया। हालांकि हमें आज भी ये ठीक नहीं पता कि पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे बना, लेकिन माना जाता है कि नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स लगभग 3 बिलियन साल पहले शुरू हुए होंगे, जो विशाल मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स रहे होंगे। पहली सेलुलर लाइफ फॉर्म शायद 2000 मिलियन साल पहले आई होगी, जो सिंगल सेल्स थे और सिर्फ पानी के एनवायरनमेंट में रहते थे। ये थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस को सपोर्ट करती है कि लाइफ धीरे धीरे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से इवॉल्व हुई। पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं यानी थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के 3 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, सारे जीव जैसे आज दिखते हैं वैसे ही बनाए गए थे। दूसरा, शुरुआत से ही डाइवर्सिटी ऐसी ही थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी। तीसरा, धरती केवल 4000 साल पुरानी है। लेकिन 19वीं सदी में इन सभी बातों को कड़ी चुनौती मिली। चार्ल्स डार्विन ने अपने मशहूर समुद्री जहाज HMS बीगल में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। उन्होंने देखा कि आज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स न सिर्फ आपस में समानताएं रखते हैं, बल्कि करोड़ों साल पहले रहने वाले जीवों से भी मिलते जुलते हैं। कई जीव तो अब विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। समय के साथ साथ पुराने जीव खत्म होते गए और नए जीव पैदा होते गए। डार्विन ने कहा कि हर पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स में वेरिएशंस यानी बदलाव होते हैं। जो कैरेक्टर्स किसी जीव को नेचुरल कंडीशंस बेहतर जीने में मदद करते हैं, वही सरवाइव कर पाते हैं। इसे डार्विन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहा, यानी जो एनवायरनमेंट में बेहतर फिट होगा उसके बच्चे ज्यादा होंगे और नेचर उसे ही सिलेक्ट करेगी। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा गया, जो एवोल्यूशन का
मुख्य मैकेनिज्म है। ठीक इसी समय मलय आर्किपेलागो में काम करने वाले एक और नेचुरलिस्ट एल्फ्रेड वेलेस भी बिल्कुल इसी नतीजे पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी का इतिहास बहुत पुराना है। ये कुछ हजार साल पुरानी नहीं, बल्कि बिलियन साल पुरानी है। एवोल्यूशन हवा में कही गई बात नहीं है, इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। पहला सबसे बड़ा सबूत है फॉसिल्स। फॉसिल्स चट्टानों में दबे प्राचीन लाइफ फॉर्म्स के कड़े हिस्से या अवशेष होते हैं। जब हम पृथ्वी की क्रस्ट की अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स को देखते हैं तो वो एक के ऊपर एक जमी होती हैं। अलग अलग उम्र की चट्टानों में मिलने वाले फॉसिल्स हमें बताते हैं कि कौन सा जीव किस एरा या पीरियड में रहता था। कुछ फॉसिल्स आज के मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स जैसे दिखते हैं, तो कुछ डायनासोर जैसे विलुप्त जीवों के हैं। फॉसिल्स की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी सबूतों को पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। इसके बाद अर्नस्ट हेकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में कुछ ऐसे फीचर्स दिखते हैं जो एडल्ट्स में गायब हो जाते हैं। जैसे इंसानों सहित सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में सिर के ठीक पीछे वेस्टिजियल गिल स्लिट्स की एक लाइन दिखती है, जो केवल मछलियों में फंक्शनल होती है। लेकिन बाद में कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने बहुत ही बारीकी से स्टडी करके बताया कि किसी भी जीव का एम्ब्रियो कभी भी दूसरे जानवर के एडल्ट स्टेज से होकर नहीं गुजरता। हमारी एवोल्यूशन की कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। हमने देखा कि कैसे पृथ्वी पर पहली लाइफ आई। अब हम बात करेंगे कि आखिर हमारे शरीर की बनावट और हड्डियां चीख चीख कर हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट की क्या कहानी सुनाती हैं। अगर आप पृथ्वी के इतिहास को देखना चाहते हैं तो फिगर 6.2 के डायनासोर के फैमिली ट्री को देखिए। एक ही पूर्वज से अलग अलग डायनासोर निकले, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, विशालकाय टायरेनोसोरस, हवा में उड़ने वाला टेरेनोडॉन, पानी का क्रोकोडिलियन, उड़ने वाला पहला पक्षी जैसा आर्कियोपेट्रिक्स और भारी भरकम स्टेगोसोरस व ब्राकियोसोरस। ये सब एक ही ट्री से जुड़े हैं, जो दिखाता है कि सबने एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होना शुरू किया था। चलो अब एक बहुत ही मजेदार बात समझते हैं। क्या आपने कौन सोचा है कि एक विशाल व्हेल मछली, आसमान में उड़ने वाला चमगादड़ यानी बैट, जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला चीता और हम इंसान, इन सब में क्या कोई समानता हो सकती है? पहली नजर में देखोगे तो कहोगे, अरे नहीं भाई, कहाँ व्हेल पानी में तैरती है और कहाँ इंसान हाथ से लिखता है, इनमें क्या समानता होगी? लेकिन जब आप इनके फोर लिम्स यानी आगे के पैरों या हाथों के हड्डियों के पैटर्न को देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इन सभी के फोर लिम्स में बिल्कुल एक जैसी हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजस। हालांकि ये अलग अलग जीवों में बिल्कुल अलग काम करते हैं। व्हेल में तैरने के, चमगादड़ में उड़ने के, चीता में दौड़ने के और इंसान में पकड़ने के काम आते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, यानी इनकी एनाटॉमी और ओरिजिन बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके फंक्शंस अलग हैं। ये फिनोमिनन दिखाता है कि ये सभी जीव एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं और अपनी अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में ढल गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स के हार्ट या ब्रेन्स की बनावट। सिर्फ जानवरों में ही नहीं, पौधों में भी ये होमोलॉजी साफ दिखती है। उदाहरण के लिए बोगनवेलिया के कांटे यानी थॉर्न्स और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स को देखिए। ये दोनों ही पौधे की एक्सिलरी बड से ही निकलते हैं, यानी इनका ओरिजिन सेम है। लेकिन कांटा बोगनवेलिया को दुश्मनों से बचाता है और टेंड्रिल कुकुरबिटा की बेल को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। ये भी होमोलॉजी और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर दो स्ट्रक्चर्स का ओरिजिन और अंदरूनी बनावट बिल्कुल अलग हो, लेकिन वो काम बिल्कुल एक जैसा करती हों, तो उसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे एक तितली के पंख और एक चिड़िया के पंख। तितली के पंख में कोई हड्डी नहीं होती, वो सिर्फ क्यूटिकल की झिल्ली होती है, जबकि चिड़िया के पंख में पूरी हड्डियां और फेदर्स होते हैं। दोनों का ओरिजिन अलग है, लेकिन काम एक ही है, उड़ना।
इसी तरह ऑक्टोपस की आंख और मैमल्स आंख की बनावट अलग है, लेकिन दोनों का काम है देखना। पेंगुइन के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स भी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। एक और कमाल का उदाहरण है स्वीट पोटैटो और पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक रूट मॉडिफिकेशन यानी जड़ का रूप है, जबकि आलू एक स्टेम मॉडिफिकेशन यानी तने का रूप है। दोनों का ओरिजिन अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, स्टार्च या खाना स्टोर करना। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अलग अलग जीवों को एक जैसी हैबिटेट या एनवायरनमेंट मिला, जिससे उन्होंने सरवाइव करने के लिए एक जैसे फीचर्स डेवलप कर लिए। यही नहीं, अगर हम बायोकेमिकल लेवल पर देखें तो अलग अलग जीवों के अंदर मिलने वाले प्रोटीन्स और जीन्स की समानताएं भी चीख चीख कर कहती हैं कि हमारा एंसेस्ट्री यानी पूर्वज एक ही थे। अब तक तो हम करोड़ों साल पुराने एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन क्या इंसान भी एवोल्यूशन की स्पीड को बदल सकता है? जी हां, इसे कहते हैं एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी इंसानी दखलंदाजी से होने वाला एवोल्यूशन। इंसानों ने खेती, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी के लिए जानवरों और पौधों की नई नई ब्रीड्स बनाई, जैसे कुत्तों की अलग अलग ब्रीड्स। जब इंसान कुछ 100 सालों में कृत्रिम रूप से नई ब्रीड्स बना सकता है, तो क्या कुदरत लाखों सालों में नेचुरल सिलेक्शन से नए जीव नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। इसका सबसे बड़ा और क्लासिक सबूत इंग्लैंड से आता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल मेलनिज्म कहते हैं। 1850 के दशक में, यानी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने से पहले, पेड़ों पर सफेद पंख वाले मॉथ्स, व्हाइट विंग्ड मॉथ्स यानी बिस्टन बेचुलेरिया बहुत ज्यादा थे, और काले पंख वाले डार्क विंग्ड मेलेनाइज्ड मॉथ्स बहुत कम थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि तब प्रदूषण नहीं था। पेड़ों के तनों पर सफेद रंग के लाइकेंस उगे हुए थे, जिसके बैकग्राउंड में सफेद मॉथ छुप जाते थे और शिकारी पक्षी उन्हें देख नहीं पाते थे। लेकिन बेचारे काले मॉथ्स साफ दिखाई दे जाते थे और पक्षी उन्हें खा जाते थे। याद रखिएगा, लाइकेंस पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। ये प्रदूषित इलाकों में नहीं उगते। लेकिन 1920 में पासा पूरी तरह पलट गया। जब भारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फैक्ट्रियों के धुएं और कालिख से पेड़ों के तने काले पड़ गए और लाइकेंस पूरी तरह खत्म हो गए। अब काले बैकग्राउंड पर सफेद मॉथ साफ दिखने लगे और शिकारी पक्षियों ने उन्हें चट करना शुरू कर दिया। इस बार काले मॉथ्स ने खुद को छुपा लिया और बच गए। नतीजा ये हुआ कि काले मॉथ्स की पॉपुलेशन अचानक बहुत बढ़ गई और सफेद मॉथ्स बहुत कम हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाकों में जहां फैक्ट्रियां नहीं थीं, वहां अभी भी सफेद मॉथ्स ही ज्यादा थे। ये दिखाता है कि जो वेरिएंट खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से बेहतर अडेप्ट कर लेता है, वही सर्वाइव करता है। और हाँ, कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होता। इसी तरह जब हम खेतों में अंधाधुंध हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डालते हैं या बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ही महीनों या सालों में रेजिस्टेंट वेराइटीज यानी प्रतिरोधी जीव पैदा हो जाते हैं। ये दिखाता है कि एवोल्यूशन कोई पहले से तय या डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है जो नेचर में होने वाले चांस इवेंट्स और ऑर्गेनिजम्स में होने वाले म्यूटेशंस पर निर्भर करती है। अब चलते हैं दुनिया के एक बहुत ही खूबसूरत कोने में, गैलापागोस आइलैंड्स। जब चार्ल्स डार्विन अपनी HMS बीगल से समुद्री यात्रा पर यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जीवों की एक अद्भुत डाइवर्सिटी देखी। वहां उन्हें छोटी काली चिड़ियां दिखाई दी, जिन्हें आज हम डार्विन की फिंचेस कहते हैं। डार्विन ने नोटिस किया कि उस आइलैंड पर फिंचेस की कई अलग अलग वैरायटीज थीं। उनका मानना था कि ये सभी फिंचेस उसी आइलैंड पर एक ही पूर्वज यानी ओरिजिनल सीड ईटिंग बीज खाने वाली फिंच से इवॉल्व हुई हैं। अलग अलग कंडीशंस के कारण उनकी बीक्स यानी चोंच का आकार बदल गया, जिससे कुछ फिंचेस इंसेक्टिवोरस यानी कीड़े खाने वाली बन गई और कुछ वेजिटेरियन फल सब्जी खाने वाली बन गई। एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में एक पॉइंट से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं या हैबिटेट्स में नए लाइफ फॉर्म्स के इवॉल्व होने की इस प्रोसेस को हम अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसका एक और सबसे बेहतरीन उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया के मार्सूपियल्स। ऑस्ट्रेलिया के इस आइलैंड कॉन्टिनेंट पर एक ही पूर्वज से अलग अलग मार्सूपियल्स जैसे कंगारू, कोआला, तस्मानियन वुल्फ आदि इवॉल्व हुए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा था, ये मार्सूपियल्स वहां सुरक्षित रहे और उन्होंने अलग अलग हैबिटेट्स को अपना लिया। इनमें शामिल हैं
टेस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सूपियल रैट, कैंगरू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सूपियल मोल और शुगर ग्लाइडर। ये सब एक ही मार्सूपियल रेडिएशन की संतानें हैं। जब एक से अधिक एडैप्टिव रेडिएशन एक ही आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग हैबिटेट्स में होते हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग मार्सूपियल्स एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्टॉक से निकलकर पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए। लेकिन अब इस डायग्राम को देखो, ये एक बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट सिखाता है जिसे हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सोचो, दो बिल्कुल अलग एरिया के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक तरफ हैं नॉर्मल प्लेसेंटल मैमल्स और दूसरी तरफ हैं ऑस्ट्रेलिया के मार्सूपियल्स। दोनों का पुरखों का रिश्ता दूर दूर तक नहीं है, पर जब दोनों को अलग अलग जगह पर एक जैसा एनवायरनमेंट मिला तो उन्होंने बिल्कुल एक जैसे फीचर्स इवॉल्व कर लिए। जैसे प्लेसेंटल मैमल में मोल है तो मार्सूपियल में मार्सूपियल मोल बन गया, वहां एंटीआइटर है तो यहां नम्बैट बन गया, फ्लाइंग स्क्विरल के सामने फ्लाइंग फैलेंजर है और नॉर्मल वुल्फ के सामने तस्मानियन वुल्फ। जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन एक ही आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अलग अलग हैबिटेट्स में होते हैं तो हम उसे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब अलग रास्तों से आकर एक ही जगह पर मिल जाना। इवोल्यूशन का असली खेल तब शुरू हुआ जब धरती पर ऐसी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आईं जिनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी अलग थी। डार्विन साहब की थ्योरी का जो कोर एसेंस है ना, वो है नेचुरल सिलेक्शन। किसी भी नई लाइफ फॉर्म का आना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पैन कितना है। जैसे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया को ले लो, वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि कुछ ही घंटों में उनकी मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाती हैं। मान लो एक कॉलोनी ए है जो किसी मीडियम में ग्रो कर रही है। उनमें नेचुरल वेरिएशन होती है कि वो खाने को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर हम मीडियम का कॉम्पोजिशन बदल दें तो उनमें से सिर्फ वही बचेंगे जो बदले हुए माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं। मान लो कॉलोनी बी। कुछ ही दिनों में ये वेरिएंट पॉपुलेशन बाकी सबको पीछे छोड़ देगी और एक नई स्पीशीज की तरह सामने आएगी। यही चीज अगर किसी मछली या चिड़िया में होनी हो तो उन्हें लाखों साल लग जाएंगे क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बड़ा होता है। इसका मतलब नेचर में जो सर्वाइव कर गया उसकी फिटनेस बेहतर थी। और याद रखना, डार्विन के मुताबिक फिटनेस हमेशा वही होती है जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स पर चलती है। मतलब अगर आपके जीन्स में वो कैपेबिलिटी है जो आपको मुश्किल एनवायरनमेंट में बचाए, तभी आप सेलेक्ट होंगे। तो अडैप्टिव एबिलिटी का एक जेनेटिक बेसिस होता है। डार्विनियन थ्योरी के दो सबसे बड़े पिलर्स हैं, पहला ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन डार्विन से पहले भी एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट आए थे, लेमार्क। उनका कहना अलग था। उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन इस बात से होता है कि आप किस ऑर्गन का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और किसका नहीं। उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया कि उन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खानी थीं तो उन्होंने अपनी गर्दन को खींच खींच कर लंबा कर लिया और यही एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन में चला गया। हालांकि आज के समय में इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है? जब हम इस दुनिया की बेजान और जानदार चीज़ों की कहानी देखते हैं तो हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हम धरती पर लाइफ की कहानी देखते हैं तो हम इवोल्यूशन को नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस का एक कॉन्सिक्वेंस या एंड रिजल्ट मानते हैं। आज भी साइंटिस्ट इस बात पर क्लियर नहीं है कि इसे एक प्रोसेस माने या किसी अनजाने प्रोसेस का एंड रिजल्ट। इसके बाद डार्विन की सोच को एक और इंसान ने इन्फ्लुएंस किया जिनका नाम था थॉमस माल्थस। उन्होंने पॉपुलेशंस पर काम किया था। उनका कहना था कि नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। पॉपुलेशन का साइज सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़कर लगभग स्टेबल रहता है और किसी पॉपुलेशन के मेंबर्स एक जैसे नहीं होते, उनमें वेरिएशंस होती हैं। अगर हर कोई मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करने लगेगा तो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा। डार्विन ने इसी पॉइंट को पकड़ा और कहा कि जो वेरिएशंस हेरिटेबल हैं और जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाती हैं, वही लोग सर्वाइव करेंगे और ज्यादा प्रोजेनी छोड़कर जाएंगे। टाइम के साथ पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे और नई फॉर्म्स सामने आएंगी। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट वाले पार्ट पर, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मेंडल ने हेरिटेबल फैक्टर्स की बात की थी,
पर डार्विन ने इस पर या तो ध्यान नहीं दिया या वो चुप रहे। 20वीं सदी के पहले डेकेड में ह्यूगो डे व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया और एक बिल्कुल नई बात कही। उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन उन छोटी छोटी वेरिएशन से नहीं होता जिनकी बात डार्विन कर रहे थे, बल्कि इवोल्यूशन का असली कारण है म्यूटेशन, जो पॉपुलेशन में अचानक से एक बड़ा बदलाव लाता है। डिवरीज के मुताबिक म्यूटेशंस रैंडम और डायरेक्शनलेस होती हैं, जबकि डार्विन की वेरिएशंस छोटी और डायरेक्शनल होती हैं। डार्विन मानते थे कि इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, जबकि डिवरीज का मानना था कि म्यूटेशन से एक ही झटके में नई स्पीशीज बन जाती है, जिसे उन्होंने नाम दिया सॉल्टेशन, यानी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। बाद में पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडीज ने इसमें और क्लैरिटी लाई। अब जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एक मैथमेटिकल आधार है, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक बड़ी पॉपुलेशन ले ली जाए तो उसमें किसी जीन या लोकस के एलील्स की अक्रेंस की फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स्ड रहती है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन बदलती नहीं है। अगर हम इसे एल्जेब्रिक इक्वेशंस में लिखें तो पूरे जीन पूल यानी पॉपुलेशन के सारे जीन्स और उनके एलील्स का टोटल का सम टोटल हमेशा एक होता है। इसे हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस चीज को डायग्राम के जरिए समझना बहुत आसान है। जब नेचर किसी ट्रेट पर एक्ट करती है तो 3 तरह के ग्राफिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें नेचर बीच वाले यानी मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स को फेवर करती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ग्राफ का पीक और ऊंचा और पतला हो जाता है। पीक एक ही जगह पर रहकर और स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसमें नेचर किसी एक एक्सट्रीम डायरेक्शन वाले फिनोटाइप को फेवर करती है। इस वजह से जो पूरा का पूरा पीक है वो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये सबसे अलग है। इसमें नेचर दोनों एक्सट्रीम्स को फेवर करती है और बीच वाले लोगों को छोड़ देती है। नतीजा ये होता है कि एक सिंगल पीक की जगह 2 अलग अलग पीक्स बन जाते हैं, जो आगे चलकर 2 अलग स्पीशीज का रूप ले सकते हैं। अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें, जहां एलील्स कैपिटल ए और स्मॉल ए हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज को हम P और Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी P² होगी, स्मॉल ए की Q² होगी और हेट्रोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 2PQ होगी। इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम लिखते हैं P² + 2PQ + Q² = 1। अगर कभी हमने फ्रीक्वेंसी को मेजर किया और वो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आई तो इसका साफ मतलब है कि वहां इवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होने वाली यही डिस्टर्बेंस इवोल्यूशन का कारण बनती है। ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं और इन्हें उंगलियों पर याद रखना है। पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। जब पॉपुलेशन का एक हिस्सा किसी दूसरी जगह जाता है तो नए एलील्स ऐड होते हैं और पुरानी पॉपुलेशन से रिमूव होते हैं। अगर ये बार बार हो तो इसे जीन फ्लो कहते हैं। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर यही चेंज बिना किसी प्लान के सिर्फ अचानक से हो जाए तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। कभी कभी ये बदलाव इतना बड़ा होता है कि नई पॉपुलेशन एक अलग स्पीशीज बन जाती है। जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी उसे फाउंडर्स कहते हैं और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। तीसरा है म्यूटेशन, यानी नए एलील्स का अचानक पैदा होना। चौथा है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, यानी मियोसिस के वक्त कैरेक्टर्स का नए तरीके से जुड़ना। और पांचवां है नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर का सबसे बेहतर को चुनना। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अगर पहले से कोई एडवांटेजियस म्यूटेशन मौजूद है तो वही सिलेक्ट होगी और नए फिनोटाइप्स बनाएगी। कुछ जेनरेशंस में इससे स्पीशिएशन यानी नई स्पीशीज का बनना हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशंस बेहतर सर्वाइवल देती हैं और ज्यादा प्रोजेनी छोड़ने में मदद करती हैं। इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकता है, डायरेक्शनल चेंज ला सकता है या फिर डिसरप्शन करके उसे 2 हिस्सों में बांट सकता है। लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो धरती पर सबसे पहली सेलुलर लाइफ फॉर्म आई। ये बिना सेल वॉल वाले एग्रीगेट्स कैसे मेम्ब्रेन वाले सेल बन गए, ये आज भी एक राज है।
लेकिन उनमें से कुछ सेल्स के पास एक कमाल की पावर थी। वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकती थी, बिल्कुल आज के फोटोसिंथेसिस की तरह। धीरे धीरे यही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आगे चलकर मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स में बदल गए। अब अगर हम इस पूरे प्लांट इवोल्यूशन के चार्ट को समझें तो इसकी शुरुआत बहुत नीचे क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से होती है। वहीं से ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स निकले। फिर राइनिया टाइप प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ, जिनसे आगे चलकर अलग अलग शाखाएं फूटीं। एक तरफ जॉस्टेरोफाइलम आया, जिससे अर्बोरिसेंट और हर्बेशियस लाइकोपॉड्स बने। दूसरी तरफ सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड्स के दौरान साइलोफाइटन से स्पेनोप्सिड्स, हॉर्सटेल्स, फर्न्स और गिंकोस निकले। इसी साइलोफाइटन की लाइन से कॉनिफर्स, साइकैड्स और सीड फर्न्स बने। सीड फर्न्स आगे जाकर डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स यानी आज के एंजियोस्पर्म्स में बदल गए, जो सेनोजोइक एरा में पूरी तरह छा गए। अब जरा टाइमलाइन को देखो। लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो इन्वर्टिब्रेट्स बन चुके थे और पूरी तरह एक्टिव थे। इसके बाद करीब 350 मिलियन ईयर्स पहले बिना जबड़े वाली मछलियां यानी जॉलेस फिश इवॉल्व हुईं। समुद्र की घास यानी सीवीड्स और कुछ पौधे लगभग 320 मिलियन ईयर्स पहले से मौजूद थे। एनसीईआरटी हमें साफ बताती है कि जमीन पर सबसे पहले कब्जा करने वाले जीव पौधे ही थे। जब तक जानवर जमीन पर आए तब तक पौधे चारों तरफ फैल चुके थे। उसी दौरान लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले में ऐसी मछलियां इवॉल्व हुईं जिनके फिन्स बहुत मजबूत और मोटे थे। इनकी खासियत ये थी कि ये पानी से निकलकर जमीन पर रेंग सकती थीं और वापस पानी में जा सकती थीं। साल 1938 में साउथ अफ्रीका में एक ऐसी ही मछली पकड़ी गई जिसका नाम था सीलाकैंथ। लोग मानते थे कि ये पूरी तरह एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुकी है, पर वो जिंदा मिली। इन्हीं लॉबफिन्स वाले जानवरों से आगे चलकर पहले एम्फीबियंस इवॉल्व हुए। ये जो पहले एम्फीबियंस थे, ये जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते थे। आज के समय में इनका कोई डायरेक्ट फॉसिल स्पेसिमेन तो नहीं बचा है, लेकिन यही हमारे आज के फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स के पूर्वज थे। वक्त बदला और इन एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। इन रेप्टाइल्स ने एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट किया। इन्होंने मोटे यानी थिक शेल्ड वाले अंडे देना शुरू किया, जो धूप में सूखते नहीं थे, जबकि एम्फीबियंस के अंडे पानी में ही सरवाइव कर पाते थे। आज के समय में इनके मॉडर्न वंशज टर्टल्स, टॉर्टिस और क्रोकोडाइल्स हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स के इस एवोल्यूशनरी चार्ट को देखें तो करीब 350 मिलियन वर्ष पहले अर्ली रेप्टाइल्स मौजूद थे। यहां से दो बड़ी लाइनें अलग हुईं, सौरोप्सिड्स और सिनैप्सिड्स। सिनैप्सिड्स की लाइन से पेलिकोसोर्स और फिर थेरेप्सिड्स बने, जिनसे आगे चलकर मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ। दूसरी तरफ सौरोप्सिड्स की लाइन से कछुए, छिपकलियां और सांप निकले। इसी सौरोप्सिड्स की लाइन से आगे चलकर थिकोडॉन्ट्स बने। इन्हीं थिकोडॉन्ट्स से एक तरफ क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स निकले और दूसरी तरफ बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ। अगले 200 मिलियन सालों तक इन अलग अलग शेप और साइज के रेप्टाइल्स ने पूरी धरती पर राज किया। इसी रेप्टाइल्स के दौर में जमीन पर तो बड़े बड़े फर्न्स कोयले के भंडारों में बदल रहे थे, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स वापस पानी में चले गए और फिश जैसे रेप्टाइल्स में बदल गए, जिन्हें हम इक्थियोसॉर्स कहते हैं, जो लगभग 200 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए थे। जमीन पर राज करने वालों में सबसे बड़े थे डायनासोर्स। इनमें सबसे खतरनाक और विशाल था टायरानोसोरस रेक्स, जिसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट थी और इसके दांत खंजर जैसे नुकीले थे। फिर आया इवोल्यूशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। लगभग 65 मिलियन साल पहले अचानक सारे के सारे डायनासोर्स धरती से गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि असली वजह क्या थी। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो मारे गए, तो कुछ का मानना है कि वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। सच शायद इन दोनों के बीच का है। उस जमाने के छोटे रेप्टाइल्स आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। डायनासोर्स के जाते ही मैदान खाली हो गया और मैमल्स सीन में आ गए। सबसे पहले मैमल्स छछूंदर जैसे यानी श्रू की तरह थे। इनके फॉसिल्स बहुत छोटे साइज के मिले हैं,
ये मैमल्स विविपेरस थे, यानी अपने अनबॉर्न बच्चों को शरीर के अंदर प्रोटेक्ट करते थे और अपनी बुद्धिमानी के कारण खतरों से बचने में माहिर थे। जब रेप्टाइल्स कम हुए तो मैमल्स पूरी धरती पर फैल गए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा तो वहां के कई मैमल्स को नॉर्थ अमेरिकन फौना ने ओवरराइड कर दिया। लेकिन इसी ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पाउच्ड मैमल्स मार्सूपियल्स बच गए, क्योंकि उन्हें किसी और मैमल से कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ मैमल्स पूरी तरह पानी में ही रहे, जैसे वेल्स, डॉल्फिन, सील्स और सी काउज। अब शुरू होता है इवोल्यूशन का सबसे सक्सेसफुल चैप्टर, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। लगभग 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नाम के प्राइमेट्स मौजूद थे। ये पूरी तरह बालों से ढके थे और गोरिल्ला या चिंपैंजी की तरह चलते थे। इनमें रामापिथेकस इंसानों से ज्यादा मिलता जुलता था, जबकि ड्रायोपिथेकस एप्स जैसा ज्यादा था। इसके बाद करीब 3 से 4 मिलियन साल पहले इथियोपिया और तंजानिया में कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जिन्होंने साबित किया कि इंसानों जैसे प्राइमेट्स ईस्ट अफ्रीका में सीधे खड़े होकर चलते थे। इनकी हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं थी। लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में रहते थे। ये पत्थरों के हथियारों से शिकार करते थे, पर मुख्य रूप से फल ही खाते थे। यहीं से सबसे पहला ह्यूमन लाइक बीइंग यानी होमो हेबिलिस इवॉल्व हुआ, जिसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। इसके बाद 1891 में जावा में मिले फॉसिल से पता चला अगला स्टेज, होमो इरेक्टस, जो करीब 1.5 मिलियन वर्ष पहले आया और इसका ब्रेन काफी बड़ा यानी 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस मीट यानी मांस खाता था। इसके बाद आते हैं निएंडरथल मैन, जिनका ब्रेन साइज 1400 सीसी था। यह करीब 1 लाख से 40,000 साल पहले नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया के पास रहते थे। ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए खाल पहनते थे और अपने मरे हुए साथियों को दफनाते थे। आखिरकार अफ्रीका में होमो सेपियंस का उदय हुआ, जो धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैल गए और अलग अलग रेसेस में बदल गए। लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले के आइस एज के दौरान ही मॉडर्न होमो सेपियंस का विकास हुआ। अगर हम इन स्कल्स की तुलना को देखें तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी और अडल्ट चिंपैंजी के स्कल में एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। ध्यान से देखो, बेबी चिंपैंजी का स्कल बड़े होने पर बदलने के बजाय बचपन में इंसानी स्कल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता दिखाई देता है। लगभग 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट यानी गुफा चित्रकारी की शुरुआत हुई, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका रॉक शेल्टर में आज भी देखा जा सकता है। इसके बाद करीब 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी खेती शुरू हुई और इंसानी बस्तियां बसने लगीं। और बस यहीं से शुरू होती है इंसानी सभ्यता के बनने और आगे बढ़ने का इतिहास।